सवाल यही है कि जो शांति का सपना मिडिल ईस्ट में चल रहा था, तो क्या वो स्थापित होगा? इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। क्योंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध कई महीनों से चल रहा है, सवाल यही था कि कब शांति स्थापित होगी। यहां पर हमास और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो ये माना जाए कि हमास और इजराइल के बीच का युद्ध खत्म है। जी हाँ। अब जो प्रगति पिछले कुछ दिनों में हुई है उसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरे ख्याल से अमेरिका के जो नए निर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडवाइजर्स और सलाहकार को देनी चाहिए। जी। क्योंकि पर्दे के पीछे से उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर बहुत जोर डाला है कि नेतन्याहू थोड़ा सा नरमी दिखाएं और हमास की जो छोटी छोटी शर्तें हैं उनको मान ले। नेतन्याहू जो हैं वो अपने एक्सट्रीम राइट विंग सपोर्टर्स के दबाव में हैं, जो कि फिलहाल नहीं चाहते कि नेतन्याहू गजा पर बमबारी बंद करें। आज भी नेतन्याहू के कम से कम 10 मंत्रियों ने विरोध प्रकट किया है कि नेतन्याहू गजा पर तब तक बमबारी करते रहें जब तक कि सारे के सारे 100 या अब बताए जा रहे हैं 96 बंधकों को हमास रिहा नहीं कर देता। गौरतलब बात है कि अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इजरायली प्रिजन सर्विस बोलती है कि इजरायल की जेलों में 4500 फिलिस्तीन के लोग बंदी हैं, जबकि फिलिस्तीन और पैलेस्टाइन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पीए वो दावा कर रहे हैं कि कम से कम 7000 फिलिस्तीन के लोग और वेस्ट बैंक के अरब लोगों को इजरायल प्रिजन सर्विस ने अपने यहाँ बंद किया हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि अब हमास भी करीबन 33 इजरायली बंधकों को छोड़ेगा और शुरुआती दौर में इजरायल भी करीबन 55 फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ेगा। इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा रहा है। शुरुआती दौर में औरतों को, महिलाओं को, बच्चों को, वृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है और जो घायल लोग हैं या बीमार हैं उनको छोड़ा जा रहा है। ऐसे करते करते अगले दौर में जो फिजिकली फिट पुरुष हैं उनको छोड़ा जाएगा। सबसे बड़ी अड़चन है कि लास्ट हमास बोल रहा है कि उनके पास जो इजरायली आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं यानी फौजी हैं उनको वो सबसे लास्ट में छोड़ेगा। तो अच्छी बात है कि आस्ते आस्ते बातें आगे बढ़ रही हैं। यानी कि सर ये माना जाए कि जो ये शर्तें हैं सीज फायर को लेकर उसको लेकर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, दबाव इस चीज का है कि 20 जनवरी को जब जो बाइडेन हैंडओवर कर देंगे और डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे उसके पहले से ही जहां तक हो सके पहली और दूसरी चरण जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाए। पहली चरण शायद इसी हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चरण जिसमें सिविलियन पुरुषों को छोड़ दिया जाएगा वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। दिक्कत आ रही है क्योंकि हमास ये बोल रहा है कि जब तक इजराइल सारी शर्तें नहीं मान लेता तब तक हमास के पास जो आईडीएफ के सैनिक हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ जासूस भी हैं इजराइल के, उनको नहीं छोड़ेगा। तो हमास क्या मांग रहा है? हमास ये मांग रहा है कि आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है अपनी टैंकों को और बख्तरबंद गाड़ियों को गजा से बाहर निकालकर इजराइल में वापस ले जाए। तो वह तीसरे चरण की बातचीत है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी। जी, यानी कि सर तीसरे चरण की बातचीत अभी बाकी है और बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं जो कि इजराइल की ओर से भी मानना बेहद जरूरी है इस युद्ध को रोकने के लिए। जी हाँ, इजराइल को काफी शर्तें माननी पड़ेंगी। छोटी छोटी शर्तें तो इजराइल ने ऑलरेडी पहले भी हामी भर दी थी, शायद वो अगले 24 या 48 घंटे में अलाउ भी कर देगा। इसमें से एक छोटी सी शर्त ये थी कि मिस्र के सिनाई डेजर्ट्स में 500 ट्रक खड़े हैं जो कि गजा में खाद्य पदार्थ, दवाइयां, तंबू, ये याद रखना पड़ेगा वहां बहुत ठंड है। दिन के टाइम में टेम्परेचर 2 डिग्री 4 डिग्री और रात के टाइम समय में टेम्परेचर -4 डिग्री -6 डिग्री हो जाती है। तो 500 ट्रक खड़े हैं, खाद्य सामग्री, दवाइयां, तंबू, केरोसिन, क्योंकि गर्म करना पड़ेगा तंबुओं को, उसको लेकर खड़े हैं। तो जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है और जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी वेलफेयर एसोसिएशन है
वो एजेंसी है, वो बहुत दबाव डाल रही है नेतन्याहू पे कि नेतन्याहू इन 500 ट्रकों को जल्दी से जल्दी गजा में प्रवेश करने का अनुमति दे। बिल्कुल सर, तो ये देखना होगा कि नेतन्याहू की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इन शर्तों को लेकर सामने आती हैं और क्या शांति स्थापित होती है या फिर नहीं होती है। लेकिन सर सवाल ये भी है कि गजा पर जो शासन है वो किसका होगा? जी हाँ, इज़राइल जो है वो जोर डाल रहा है कि जो नई सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा, और हमास जो है वो अड़ा हुआ है कि हमास के जो प्रतिनिधि हैं, ऐसे तो हमास के सारे टॉप राजनीतिक, कूटनीतिक, फिलोसफर लीडर मार दिए गए हैं। हमास के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को भी मार दिया गया है। लेकिन हमास कह रहा है कि उनके दोयम दर्जे या तीसरे दर्जे के जो लीडर हैं वो नए एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे। लेकिन मिस्र ने, कतार ने और तुर्की ने हमास को यह समझाया है कि अगर युद्धबंदी जल्दी चाहते हो, नॉर्मलाइजेशन चाहते हो, और अगर चाहते हो कि गजा में जल्दी से जल्दी रिकंस्ट्रक्शन यानी घरों को दोबारा से बनाना, अस्पताल, स्कूल, इनको दोबारा से खड़ा करने का काम चालू हो, तो हमास को फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रहना पड़ेगा। इजराइल ने कह दिया है कि वेस्ट बैंक में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, अगर उसके लीडरान आते हैं सामने हमास का गजा में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। इजराइल ने और मिस्र ने एक सूची दी है जिसमें कि 20 लोग हैं जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट और मानव अधिकार से संबंध रखने वाले लोग हैं। तो इजराइल कह रहा है कि ठीक है, अगर ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं गजा में, तो उस इजराइल को कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अमेरिका भी कह रहा है कि अगर हमास का कोई एडमिनिस्ट्रेटर नए गजा में शामिल नहीं होता है सरकार में, तो अमेरिका भी अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए यानी पुनर्निवास के लिए रिलीज कर देगा। जी सर, अगर सीज फायर पर सहमति हो जाती है, सारी शर्तें मान ली जाती हैं, क्या फिर भी युद्ध की आशंका बनी रहेगी? इसमें निर्भर करता है कि गजा में अब पावर में कौन आता है। देखिए, मोहम्मद अब्बास वेस्ट बैंक के लीडर रहे हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पिछले, वो थोड़ा मॉडरेट माने जाते हैं, नरमपंथी माने जाते हैं। वो उनका ये यकीन है कि फिलिस्तीन के लोग तभी विजयी होंगे अगर वो इजराइल के साथ बातचीत के द्वारा जीतने की कोशिश करते हैं। तो अमेरिका, इजराइल, मिस्र, तुर्की, कतार, सब, सऊदी भी कोशिश कर रहा है कि मोहम्मद अब्बास को ही नए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर या जो भी है पद का नाम वो गजा में बनाया जाए। इजराइल जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या मोहम्मद अब्बास के लीडर बनने से सहमति दिखा रहा है, लेकिन हमास कह रहा है कि नहीं, वो अपने ही कमांडर्स को नए एडमिनिस्ट्रेशन का नया जो सरकार बनाएगी उसमें प्रमुख पद पर खड़ा करना चाहती है। वो क्लेश दूर होने में अभी 15 दिन, 1 महीना हो सकता है, 2 या 3 महीना लग जाए। जी लेकिन सर, अगर मिडिल ईस्ट में जो शांति है वो स्थापित करनी है, तो सिर्फ हमास और इजराइल के बीच शांति स्थापित होने से या फिर यूं कहे कि सीज फायर स्थापित होने से बात नहीं बनेगी। अगर यहां पर हिजबुल्लाह की बात आती है, ईरान की बात आती है, तो आगे क्या होगा हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, इजराइल और ईरान के बीच? क्या ये जो तनातनी चलती हुई आ रही है इतने समय से, वो खत्म होगी? जी हाँ, जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हिजबुल्लाह ने 27 नवंबर को सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था इजराइल के साथ, जो कि उस वक्त कहता था कि ये 60 दिन के लिए लागू है। तो 60 दिन तो 27 जनवरी को खत्म हो रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह 27 जनवरी के बाद सीज फायर आगे बढ़ाता है या दोबारा से युद्ध शुरू करता है। इसका बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा कि ईरान क्या हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता रहेगा। फिलहाल हुआ ऐसा है कि ईरान जो है पहले जब अस्त्र शस्त्र हिजबुल्लाह को देता था तो वो ईरान से हवाई रास्ते से सीरिया में उतरते थे, सीरियन एयरफोर्स के बेस में लैंड करते थे, जैसे इदलिब। वहां से वो जमीन के रास्ते से हिजबुल्लाह को लेबनान में जाते थे।
लेकिन अब एक बहुत बड़ी चेंज जो हो गई है कि सीरिया में अब बशर अल असद की सरकार नहीं है और सीरिया की एयरफोर्स के जितने हवाई अड्डे हैं वो एसटीएस के कंट्रोल में है और एसटीएस जो है अपने जो आदेश हैं वो तुर्की से असल में अमेरिका से ही लेता है। तो ईरान के लिए अब सीरिया का रास्ता बंद हो गया है। तो देखना पड़ेगा कि ईरान क्या रुख करता है। एक और चीज 1 मिनट में बताना चाहता हूं। जी, अमेरिका ने बहुत दबाव डाला हुआ है ईरान के ऊपर कि वो न्यूक्लियर शस्त्र बनाने का अपना जो ख्वाब है उसको छोड़ दे। और अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने का अपना सपना छोड़ देता है तो अमेरिका ने वादा किया है कि वह आईएईए की टीम को ईरान में मार्च के महीने में भेजेगा इंस्पेक्शन कराने के लिए। और आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अगर कहती है कि ईरान एटॉमिक हथियार नहीं बना रहा, मार्च के बाद अमेरिका आस्ते आस्ते ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं, 4,500 अलग अलग तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, उनको उठाना शुरू कर देगा। तो लेकिन ईरान सर की जो सरकार जी है। जी सर, लेकिन यहाँ पर ये बात भी है कि अगर हम पिछले कुछ समय की बात करें, जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा था, हिजबुल्लाह की ओर से भी यहाँ पर हमले किए जा रहे थे, इजराइल की ओर से भी हमले किए जा रहे थे, ईरान की तरफ से चेतावनी पे चेतावनी दी जा रही थी। लेकिन जब सीरिया में तबाही मची तो उसके बाद ईरान शांत सा पड़ गया। जी हाँ, ईरान के पास अभी 3 दिक्कतें हैं। जी एक तो है कि सीरिया जो कि उनका स्टेजी पॉइंट था, सप्लाई चेन थी ईरान से हथियारों की लेबनान हिजबुल्लाह भेजने की, उसमें सीरिया बहुत ही अहम पड़ाव था। जी अब वो जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में चला गया, यानी एचटीएस के कंट्रोल में चला गया। दूसरी दिक्कत ईरान के सामने ये है कि ईरान की जो न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र है जहां बिजली पैदा की जाती है, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ज्यादातर पश्चिमी देशों से आते थे। अब क्या हुआ है कि फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी सबने अमेरिका के दबाव में आके ईरान के जो परमाणु संयंत्र है उसको स्पेयर पार्ट्स या जो मशीन्स हैं वो देने बंद कर दिए हैं। जी इससे थोड़ी सी काफी दिक्कत हो रही है ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। जी तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि ईरान कोशिश कर रहा है बहुत जबरदस्त कि येन केन प्रकारेण अमेरिका ने जो 4,500 प्रतिबंध लगाए हैं उनको हटाया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अमेरिका के दबाव में भारत ने भी ईरान से कच्चा तेल लाना बंद कर दिया जी 2019 से। जी जी तो ईरान की अर्थव्यवस्था काफी प्रेशर में है। जी सर, यहाँ पर अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जाहिर सी बात है, इजराइल ने एक बात कही थी, नेतन्याहू ने एक बात कही थी कि हम वो सब कुछ करेंगे जो इजराइल के हित में होगा। यानी कि जब तक वो संगठन को, जैसे हमास संगठन हो गया, हिजबुल्लाह संगठन हो गया, इनको खत्म नहीं कर देते तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन अब अचानक से इजराइल की ओर से सीज फायर के लिए सहमति बनना, डोनाल्ड ट्रंप के आने को लेकर, ये सीज फायर को लेकर सहमति बनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये भी बात कही जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद युद्ध रुकता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध जल्दी रुक जाए। अब देखिए, पर्दे के पीछे इजराइल ने, नेतन्याहू ने एक चीज तो अमेरिका को, कतार को और मिस्र को बता दी है कि जिस दिन सीज फायर डिक्लेयर होगा अगले 60 दिन के अंदर हमास जो है वो अपना ना सिर्फ सीज फायर है वरन हमास अपनी जो मिलिट्री विंग है उसको आस्ते आस्ते बंद कर देगा। जी और अमेरिका ने भी कहा है कि आस्ते आस्ते यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहां पर कुछ हजार यूरोपियन आर्मी के ट्रूप्स को डिप्लॉय करेगा जो कि पुलिस का रोल करेंगे, जिनका एकमात्र काम होगा कि ये देखना कि हमास दोबारा से अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा ना कर ले। यानी हमास इस सीज फायर का फायदा उठाकर फिर से हथियारों को, रॉकेट्स को, मिसाइल्स को बनाना शुरू ना कर दे, अपने जो लड़ाके हैं उनकी भर्ती दोबारा ना शुरू कर दे, उनको फिर से ऑर्गेनाइज करके, ट्रेनिंग करके फिर से इजराइल के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए उकसा ना दे। तो आस्ते आस्ते हमास को मिलिट्री तौर पर पंगु बनाना अमेरिका और यूरोपियन ताकतों ने ये पर्दे के पीछे बात चल रही है। ये एक जरूरी अंग है सीज फायर का। जी सर, मेरा एक और सवाल है कि यहाँ पर सीज फायर में सैनिकों की वापसी को लेकर भी एक प्लान तैयार किया गया है, तो उस प्लान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी हाँ, किसी भी सीज फायर में जब सैनिकों की वापसी होती है कुछ चीजें जरूरी हैं। एक तो है कि जिस दिन सैनिकों की वापसी होती है उनका मेडिकल किया जाता है, जिसमें उनको क्या कोई शारीरिक तकलीफ दी गई है
यानी मेडिकल लीगल बाद में केस बनेगा क्या, इसी तरह से उनको क्या कोई चोट पहुंचाई गई है या उनको कोई विकलांगता तो नहीं शुरू हो गई, उनको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं हो गई जो कि छुआछूत की बीमारी हो। सबसे बड़ी बात है उनकी मानसिक दशा क्या है। तो जी। आमतौर पे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जैसे ब्लू बैरिट्स हैं, इन लोगों की मदद से एक मेडिकल आकलन किया जाता है हर सोल्जर्स का। जी। ये दुनिया भर में सब जगह जब सीज फायर होता है और सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर को रिलीज किया जाता है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा है। जब भारत ने पाकिस्तानी प्रिजनर्स को छोड़ा था, तब भी इस पद्धति को बिल्कुल यानी उनकी सर, चाहे मानसिक। रूस यूक्रेन हो या फिर मिडिल ईस्ट युद्ध हो, पूरी दुनिया यही चाह रही है कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुके, क्योंकि इन युद्धों का जाहिर सी बात है पूरी दुनिया पर फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।